जो व्यक्ति कैश में डील करते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपना शिकंजा कसा जा रहा है। जो व्यक्ति कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं या कैश की पेमेंट करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। तो नोटिस क्यों जारी किए जाएंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैश इज़ किंग, लेकिन सरकार कैश लेटर रूल समय समय पे बदलती रहती है ताकि कैश की डीलिंग को कम किया जा सके। तो यदि आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कैश के नए रूल क्या हैं, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कैश में डील करता है स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग जाती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बैंक में कैश जमा करता है या फिर होटल के बिल की पेमेंट करता है या फिर कोई और ट्रांजैक्शन करता है जो कि इनकम टैक्स में स्पेसिफाई की गई हैं, तो ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं, जिन्हें कि आप भी देख सकते हैं अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS में। तो यदि व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही है और वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सही से नहीं भरता है, उसकी जो कैश ट्रांजैक्शंस है वो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न से मैच नहीं करती हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन सी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उस केस में लिमिट दी गई है कि आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो यदि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट आप पूरे फाइनेंशियल में जमा करते हैं, तो उस केस में बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पोस्ट ऑफिस एक्स्ट्रा इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसी प्रकार यदि आपके पास करंट अकाउंट है और आप 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में भी इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है और आप बैंक में कैश जमा करते हैं जैसे कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का, तो उस केस में इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि आपके पास मान लीजिए सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो उस केस में दोनों को मिला के यदि 20 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया है अकाउंट्स में, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो उसके बाद आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न चेक की जाती है कि क्या आपकी इनकम इतनी है, उसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया है। यदि आपकी इनकम इस कैश डिपॉजिट से मैच नहीं करती है, तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, उसमें स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हो गया पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए जमा कर दिए हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन दोनों ही पैन में रिपोर्ट की जाती है जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं। तो इस केस में आपको फीडबैक देनी होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंतर्गत कि ये जो पैसा है वो किससे बिलोंग करता है। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों ही व्यक्तियों को नोटिस जारी करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा जाता है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया। इसलिए आप इस केस में फीडबैक ज़रूर दें इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि पैसा किससे बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपॉजिट को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में भी ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस अकाउंट से निकाल रहे हैं और कितना अमाउंट निकाल रहे हैं। जैसे कि यदि आपके पास करंट अकाउंट है और आप उसमें से 50 लाख रुपये से ज़्यादा निकालते हैं पूरे साल में, तो उस केस में इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। यदि आपके पास अदर देन करंट अकाउंट है, तो उस केस में यदि आप स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा निकाल लेंगे, जैसे कि आपके पास सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, दोनों को मिला के यदि 20 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आपने निकाला है इन बैंक अकाउंट से, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। इसके अलावा यदि आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से निकालते हैं, तो बैंक TDS काट के आपको पेमेंट करता है और इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। यदि आपने पिछले 3 सालों तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में यदि आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से निकालते हैं, तो TDS काट के ही आपको पेमेंट की जाती है और इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है बैंक्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जो कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, सिर्फ उसकी ही रिपोर्टिंग की जाती है। यदि आप कैश में कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट करते हैं यानी कि ट्रांजैक्शंस करते हैं,
तो उस केस में भी इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे कि यदि आप कोई गुड्स या फिर सर्विस कैश में परचेज़ करते हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा की कार जो है परचेज़ की है, तो उस केस में भी इसकी रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए आपने ऐसे व्यक्ति से सर्विस ली जिसे कि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कराना होता है और आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में पे किया है उसे, तो उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसके अलावा यदि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में पे करते हैं बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर को परचेज करने के लिए, तो इसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है। इसी प्रकार यदि आप कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा के खरीदते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, तो उस केस में भी इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। यदि आपने कोई मान लीजिए कोई गोल्ड या ज्वेलरी खरीदी है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की आपने कैश में पेमेंट की है, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। जो ज्वेलर होता है वो इसके लिए TCS रिटर्न फाइल करता है। इसी प्रकार यदि आप कोई और आइटम खरीदते हैं और कैश में पेमेंट करते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है और वो बैंक में अमाउंट जमा करता है और उसका बैलेंस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है। जैसे कि यदि उसका बैलेंस जो है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 50,000 रुपये से ज़्यादा है और उसने पैन रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसी प्रकार यदि ये व्यक्ति कोई अकाउंट ओपन करता है अदर देन सेविंग एंड FD अकाउंट, तो उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आपको सही से चेक करना है और इंटरप्रिटेशन निकालनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर के द्वारा कैश विड्रॉ किया गया है, इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की गई है और AIS में इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 6,60,300 रुपये का कैश विड्रॉ किया गया है। लेकिन ये जानकारी सही नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि आप कैश निकालते हैं तो बैंक TDS काट लेता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो कैश विड्रॉल हुआ है वो 26,60,300 रुपया हुआ है, लेकिन क्योंकि TDS जो यहाँ पे बैंक के द्वारा काटा गया है वो 20 लाख से ज़्यादा का जितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है यानी कि 6,60,300 उसके ऊपर काटा गया है, उसकी रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कैश विड्रॉल 26,60,300 रुपया हुआ है। तो इस प्रकार आपको सही से इंटरप्रेट करनी है ट्रांजैक्शन को, और इस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है टैक्स पेयर की और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेनी है, क्योंकि आप यदि किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, भले ही वो कैश डिपॉजिट की हो या फिर कैश विड्रॉल की हो, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शन मान के इसके ऊपर इनकम टैक्स लगा देता है और आपको इक्विवेलेंट पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने की टाइम लिमिट है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी असेसमेंट से एस्केप हुई है। मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट 15 लाख रुपया किया था असेसमेंट ईयर 23-24 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो इस केस में 3 साल तक कभी भी नोटिस जारी कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि 31/3/2027 तक। और यदि आपकी इनकम 50 लाख है उससे ज़्यादा की स्केप होगी असेसमेंट से, तो उस केस में असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 10 साल के अंदर कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ सकता है। इसलिए आपको अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो संभाल के रखने हैं हर ट्रांजैक्शन के लिए, जो भी आप कैश में करते हैं अदर देन कैश करते हैं, ताकि जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आए तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो यदि आप कैश में डील करते हैं तो उस केस में आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करें और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अकॉर्डिंगली फाइल करें। इन सभी ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हुए सही टैक्स पे करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।